सोचो, एक ऐसी कंपनी है जो खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती है, जिसका कोई फैक्ट्री भी नहीं है, जिसका ऑफिस भी उतना बड़ा नहीं है जितना एक मीडियम साइज टेक कंपनीज का होता है, लेकिन हर 4 साल में ये कंपनी अकेले 7 से 8 बिलियन जनरेट करती है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है आपको? ये कंपनी लीगली एक नॉन प्रॉफिट यानी कि गैर लाभकारी संस्था है। इसका मतलब होता है कि कागजों पर ये कंपनी 0 पैसा कमाती है, लेकिन बैंक अकाउंट में इसके पास $4 बिलियन से भी ज्यादा का रिजर्व पड़ा है। इस कंपनी का नाम है फीफा। अब सवाल ये है कि आखिर फीफा पैसा कमाता कैसे है? क्यों देशों की सरकारें अपने टैक्स पेयर के पैसों से अरबों डॉलर खर्च करके वोट का होस्ट करना चाहते हैं, जबकि फीफा खुद उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में एक पैसा भी खर्च नहीं करता है। कतार ने अकेले 2022 वर्ल्ड कप के लिए $200 बिलियन खर्च करे थे, जबकि फीफा को सिर्फ प्राइज मनी और लॉजिस्टिक्स के नाम पे छोटा मोटा हिस्सा ही खर्च करना पड़ता है। आखिर ये मैथमेटिक्स काम कैसे करता है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फीफा का बिजनेस मॉडल, ये पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। आखिर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी प्रॉफिटेबल कैसे बन गई? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक से समझ लेते हैं। फीफा एक फ्रेंच शब्द का शॉर्ट फॉर्म है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, यानी फुटबॉल की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी। इसकी स्थापना 1904 पेरिस में हुई थी, जब 7 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर इसका फाउंडेशन एक्ट साइन किया था। आज 118 साल बाद फीफा के साथ 211 एसोसिएशन मेंबर्स है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि हर एसोसिएशन एक पूरे स्वतंत्र देश को रिप्रेजेंटेशन करे। जैसे कि मौका हुआ यूएस वर्जिन आइलैंड की भी अपनी अपनी टीम फीफा में रजिस्टर्ड है, भले ही वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट कंट्रीज ना हो। यही वजह है कि फीफा में यूएन से भी ज्यादा मेंबर्स है। इन 211 एसोसिएशन को 6 बोर्ड और कॉन्फेडरेशन में बांटा गया है। अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, ओशिनिया, एक कॉन्फेडरेशन नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका के लिए, और एक एशिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। सिर्फ अंटार्कटिका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका कोई कॉन्फेडरेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोग ही नहीं रहते। अब यहाँ पर एक दिलचस्प ट्विस्ट है। फीफा की अपनी वेबसाइट के मुताबिक इसका मकसद है कि फीफा को प्रमोट करना, गेम की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना और इसे दुनिया भर में फैलाना। आजकल आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, फीफा के अपने वीडियोस पे हिंदी सॉन्ग, मराठी सॉन्ग, भोजपुरी, नेपाली सॉन्ग लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पॉपुलर करना, मतलब फीफा को वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट करना। लीगली ये ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर्ड है। इसका सीधा फायदा ये होता है कि फीफा को कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो अब सोचो, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो टैक्स नहीं देता है, जिसका मकसद सिर्फ फुटबॉल को प्रमोट करना, वो हर 4 साल में अरबों डॉलर कैसे और क्यों कमाता है? फिर इसका जवाब समझने के लिए फीफा का फाइनेंशियल साइकिल समझना होगा। ज्यादातर कंपनीज अपना फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर के हिसाब से चलाती है, राइट? लेकिन फीफा इससे बहुत अलग है। इसका फाइनेंशियल पीरियड 4 साल का होता है, और ये जानबूझकर इसी तरह डिजाइन करा गया है ताकि ये पीरियड हर वर्ल्ड कप के साइकिल के साथ ओवरलैप करे। क्यों? क्योंकि फीफा का कमाई का 90% से ज्यादा हिस्सा एक इवेंट से जनरेट होता है। 2015 से 2018 के बीच में फीफा ने कुल $6.5 बिलियन कमाए थे, और इसमें से 83% सिर्फ 2018 के रशिया वर्ल्ड कप से आया है। यानी कि बाकी 3 साल में फीफा की कमाई ना के बराबर होती है। और असली बड़ा मैच हर एक 4 साल में एक बार खेला जाता है, 2019 से लेकर 2022 के साइकिल में, जिसमें 2022 का कतार वर्ल्ड कप शामिल था। फीफा ने उस टाइम में भी $7.5 बिलियन जनरेट किया था। इसमें से अकेले $6.3 बिलियन अकेले कतार वर्ल्ड कप से आए थे। लगभग पूरी की पूरी कमाई एक ही टूर्नामेंट में टिकी हुई है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात समझनी जरूरी है। ये जो पैसा फीफा कमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फीफा इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में इतना पैसा खर्च कर भी रही है या नहीं। असली खर्चा उठाता है होस्ट कंट्री, यानी कि जिस कंट्री ने वर्ल्ड कप होस्ट किया है। तो आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतना पैसा खर्च करके आखिर एक देश वर्ल्ड कप होस्ट क्यों करता है? इसका जवाब समझने के लिए चलिए चलते हैं कतार वर्ल्ड कप की तरफ। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, कतार ने 200 से $200 बिलियन खर्च करी थी। तुलना के लिए 2018 में रशिया ने सिर्फ
14 बिलियन डॉलर खर्च करे थे। यानी कतार ने रशिया के कंपैरिजन में 15 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात समझनी होगी, ये पूरा 200 से 200 बिलियन डॉलर सिर्फ फुटबॉल के लिए खर्च नहीं करा गया था। इसका बड़ा हिस्सा कतार का नेशनल विजन 2030 का हिस्सा था। कतार की इकोनॉमी मुख्यतः नेचुरल गैस पे डिपेंड करती है और ये देश इस डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है और वर्ल्ड कप इस ट्रांजैक्शन के लिए एक परफेक्ट बहाना बन गया। इसी विजन के तहत कतार ने एक बिल्कुल नया मेट्रो सिस्टम बनाया, एयरपोर्ट को एक्सपेंड करा, नया होटल्स और यहाँ तक कि दोहा में नया डिस्ट्रिक्ट भी बनाए। सिर्फ स्टेडियम बनाने में ही सिर्फ 6.5 से 8 बिलियन डॉलर खर्च हुए। 8 स्टेडियम में से 7 नए स्टेडियम बनाए गए थे रेगिस्तान के बीचों बीच। आप समझ गए हो ना। अब असली सवाल ये उठता है कि इतनी खर्च करने के बावजूद कतार को कुछ मिला कि नहीं। डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखे तो जवाब है ना। टूर्नामेंट के दौरान करीब 10 लाख to 12 लाख टूरिस्ट कतार पहुंचे, जिसमें से लगभग 3 लाख पीपल्स आसपास के देश से थे। खासकर दुबई में रुके और मैच देखने के लिए कतार जाते थे। टोटल टूरिज्म और ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू के तौर पर कतार ने लगभग 17 बिलियन डॉलर जनरेट किया, जबकि खर्चा हुआ था 200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का। तो ये मैथमेटिक्स साफ घाटे का सौदा लगाता है। लेकिन आखिर कतार ने ये क्यों किया फिर? लेकिन ये बात पैसों की नहीं है, ये बात थी जियोपॉलिटिक्स की। कतार सिर्फ 30 लाख लोगों का एक छोटा सा देश है जो दुनिया के सबसे अनस्टेबल रीजन में से एक है। और 2017 में सऊदी अरेबिया, यूएई, बहराइन और इजिप्ट ने कतार ने पूरी तरह डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ दिए थे और उससे बात करना तक बंद कर दिया था। मिडिल ईस्ट फुटबॉल पर लिखने वाले फेमस राइटर जेम्स डोर्से का कहना है कि 2022 फुटबॉल कप का घाटे में जाना तय ही था, क्योंकि कतार के गोल कभी कमर्शियल थे ही नहीं। उनके गोल्स थे इंटरनेशनल रिलेशन सुधारना, सॉफ्ट पावर बढ़ाना और अपने सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को एक मजबूत बनाना। 1 महीने तक दुनिया का हर बड़े नेता दोहा में मौजूद था। हर न्यूज चैनल के कैमरा कतार की ओर फोकस थे। ये वही ब्रांडिंग थी जो कतार असल में खरीद रहा था, पैसों से नहीं मापी जाने वाली सॉफ्ट पावर। और ये सिर्फ कतार की कहानी नहीं है, ठीक है। पहले भी जिस देशों ने वर्ल्ड कप होस्ट किया उसके हाल भी ऐसे ही थे। ब्राजील ने 2014 वर्ल्ड कप के लिए मैंने ग्रीनसा स्टेडियम पर 550 मिलियन डॉलर खर्च करे थे। 1 साल बाद वही स्टेडियम बसेस के पार्किंग लॉट बन गए। क्यूबा में बना एक और स्टेडियम जिसका लागत था 215 मिलियन डॉलर। इतना खराब बना कि उसका लॉकर रूम होमलेस पीपल की रहने की जगह बन गया। साउथ अफ्रीका ने 2010 वर्ल्ड कप के लिए कैपिटाउन स्टेडियम पर 600 मिलियन खर्च करे थे। आज उस स्टेडियम से जितना कमाई हो रही है उससे कहीं ज्यादा उसके मेंटेनेंस में खर्चा हो रहा है। तो बात साफ है, होस्ट कंट्री को डायरेक्ट रूप पे फायदा हो या ना हो, ये हमेशा बड़ा सवाल बना रहता है। लेकिन एक चीज पक्की है, इस पूरे खेल में सबसे बड़ा फायदा सिर्फ फीफा का होता है। तो अब हम जाते हैं फीफा के बिजनेस मॉडल पर, ठीक है। फीफा मुख्यतः 4 चीजों से पैसा कमाता है। नंबर 1 में आता है ब्रॉडकास्टिंग और टीवी राइट्स। ये फीफा के सबसे ज्यादा कमाई का जरिया है। दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर, टीवी चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म फीफा को अरबों डॉलर देती है ताकि वो वर्ल्ड कप के मैचेस अपने चैनल पे दिखा सके। लाइक इंडिया में हो गया स्टार स्पोर्ट, इंग्लैंड में हो गया BBC और अमेरिका में अलग अलग नेटवर्क्स है। हर देश में ये राइट अलग अलग बिकते हैं। 2019 से 2022 के साइकिल में फीफा ने अकेले टीवी राइट से 3.4 बिलियन डॉलर जनरेट किया था, यानी कि इनकी कमाई का लगभग 45% यहाँ से जनरेट होता है। 2015 से 2018 के साइकिल में ये आंकड़ा लगभग 3.1 बिलियन डॉलर का था। वर्ल्ड कप 140 देशों से ज्यादा देशों में टेलीकास्ट होता है और हर देश का अपना अपना अलग अलग रेट होता है। और दूसरा आता है मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप राइट्स। ये दूसरी सबसे बड़ी कमाई का सोर्स है। फीफा ने अपने स्पॉन्सर्स को 3 साफ टियर्स में बांटा है। शुरू में आता है फीफा पार्टनर्स। सबसे ऊपर का टियर होता है एडिडास हो गया, कोका कोला हो गया, वीसा हो गया, हुंडई और कोलकम जैसी जाइंट कंपनीज भी होती है। और ये सिर्फ वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर्स नहीं करती है बल्कि फीफा जैसे इवेंट में हिस्सा लेती है। तो दूसरा टियर आता है वर्ल्ड कप स्पॉन्सर्स। ये कंपनी सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए फीफा के साथ जुड़ती है। फॉर एग्जाम्पल बॉडवाइजर हो गया, Crypto.com हो गया और एक भारतीय कंपनीज बायजूस भी इस लिस्ट में रही है, ठीक है। और टियर 3 में आता है रीजनल सपोर्टर्स। ये छोटी छोटी कंपनीज होती है, ये सिर्फ मार्केटिंग में फीफा को पैसा देती है। इन 3 टियर से मिलाकर फीफा ने पिछले साइकिल में करीब 1.7 बिलियन डॉलर जनरेट किया था। और 3 नंबर में आता है लाइसेंसिंग राइट्स। ये वो पैसा है जो फीफा वीडियो गेम्स, जर्सी
और दूसरे मर्चेंडाइज के लिए अपना नाम और लोगो लाइसेंस करने के बदले कमाते हैं। यहाँ एक जरूरी फर्क समझना जरूरी होगा। स्पॉन्सर्स अपना लोगो फीफा के लोगों के साथ लगा सकता है, ये वन काइंड ऑफ प्रमोशन के लिए होता है, लेकिन लाइसेंस फीफा को पैसा इसलिए देता है ताकि वो फीफा के नाम या ट्रॉफी से जुड़ा कोई प्रोडक्ट्स बेच सके। इसमें कई लग्जरी ब्रांड शामिल है, जैसे कि टेटिंजर हो गया जो एक फ्रेंच शैंपेन कंपनी है, उसने पैसे दिया ताकि वो वर्ल्ड कप के ऑफिशियल शैंपेन हो सके। हबलट नाम की एक स्विस वॉच कंपनी ने भी पैसा दिया ताकि वो फीफा की ऑफिशियल वॉच बन सके। और लुई वेटन ने ट्रॉफी का ट्रैवल केस डिजाइन किया ताकि अब जब वर्ल्ड कप मैचेस टीवी पे देखे तो उसके जरिए आप वो लग्जरी केस भी देख सकते हो। पिछले साइकिल में लाइसेंसिंग राइट से फीफा को 600 मिलियंस जनरेट किया। और 4 नंबर में आता है हॉस्पिटैलिटी और टिकट सेल्स। इस मैच के टिकट्स, प्राइवेट लॉजेस, हॉस्पिटैलिटी पैकेजेस शामिल है। बड़ी बड़ी कंपनीज इस पैकेजेस को इसलिए खरीदते हैं ताकि वो अपनी क्लाइंट को इम्प्रेस कर सके। पिछले साइकिल में फीफा ने टिकट सेल करके 564 मिलियन डॉलर जनरेट किया और हॉस्पिटैलिटी अकोमोडेशन राइट्स के अतिरिक्त उसने 148 मिलियन वहाँ भी जनरेट किया। और बाकी बचे छोटे मोटे सोर्सेज जैसे फीफा क्लब वर्ल्ड कप, पेनाल्टीज और अपील फीस, क्वालिटी प्रोग्राम, रियल एस्टेट रेंटल, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल म्यूजियम, इन सबको मिलाकर एक अच्छी खासी कमाई होती है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा एनुअल क्लब वर्ल्ड कप का होता है। और कुल मिलाकर आप टीवी राइट्स और मार्केटिंग राइट के जोड़ दे, फीफा की करीब 75% कमाई ये 2 चीजों से आती है। अब तक हमने इनकम सोर्स की बात की है, ठीक है। अब बात करते हैं खर्चे की। 2019-22 के साइकिल में फीफा ने करीब 7.5 बिलियन जनरेट किया था, ठीक है, और साथ में ही करीब 6.3 बिलियन डॉलर्स खर्च भी किया। ये पैसे मुख्यतः 3 चीजों पे जाते हैं। फर्स्ट नंबर में आता है कंपटीशन और इवेंट होस्टिंग। फीफा ने कतार वर्ल्ड कप के लिए 1.8 बिलियन डॉलर खर्च करे थे, जिसमें लॉजिस्टिक्स, स्टाफिंग, टेक्नोलॉजी और ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थे। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा था प्राइज मनी का। 2022 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली लगभग 32 टीम को मिलाकर कुल 440 मिलियन डॉलर बांटा गया था। विनर टीम अर्जेंटीना को अकेले 42 मिलियन डॉलर मिले थे। रनर अप टीम फ्रांस को 30 मिलियन डॉलर मिले थे। जो टीम वर्ल्ड कप से बाहर भी होती है उनको अभी अच्छी खासी कमाई होती है। दूसरा आता है डेवलपमेंट और एजुकेशन। फीफा ने पिछले साइकिल में डेवलपमेंट और एजुकेशन के तहत 2.5 बिलियन डॉलर खर्च करा था। इसका सबसे बड़ा प्रोग्राम है फीफा फॉरवर्ड। इसके जरिए फीफा अपने 211 एसोसिएशन को पैसा बांटता है, चाहे वो अमेरिका की सॉकर फेडरेशन हो या नेपाल का एन्फा हो, सबको इस प्रोग्राम से हिस्सा मिलता है। ये रकम साइकिल पर साइकिल बढ़ता ही जा रहा है और ये छुपा है फीफा का असली ताकत का राज। ये सिर्फ चैरिटी नहीं है, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल टूल है। जैसे मैं बताता हूँ, फीफा के सभी 211 मेंबर एसोसिएशन के पास वोटिंग राइट्स होते हैं और फीफा खुद इन्हीं वोट से चलती है। जब फीफा छोटे छोटे देशों के फेडरेशन को पैसा देती है तो बदले में वो उनकी वफादारी और वोट को सुनिश्चित भी करती है। यही वजह है कि हर फुटबॉल एसोसिएशन फीफा को खुश करना चाहती है। 2019 और 2023 के इलेक्शन में कोई भी विरोध नहीं मिला और यहीं से ही करप्शन भी स्टार्ट होता है फीफा का, ठीक है। और तीसरा आता है गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटर। बाकी बचा पैसा जाता है फीफा के सैलरीज पे, ऑफिस कोस्ट, लीगल फीस और कंप्लायंस में। तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।